इसकी परिभाषा में लिखवा देती हूँ आप सभी को एक बार। उपस्थिति पुस्तक की परिभाषा है वह पुस्तक जिसमें सभी सदस्यों की उपस्थिति एवं बचत का विवरण लिखा जाता है उसे उपस्थिति एवं बचत पुस्तक कहते हैं। यानी सभी सदस्यों द्वारा उनकी कितनी उपस्थिति हुई है और उनके द्वारा कितनी बचत जमा करवाई गई है, इसका जिसके पुस्तक में विवरण लिखा जाता है उस पुस्तक को हम कहते हैं उपस्थिति एवं बचत पुस्तक। अब ये पुस्तक लिखने से फायदा क्या है? जब हम बैठक प्रस्ताव रजिस्टर लिख रहे हैं तो हम उसमें भी लिख रहे हैं, लेकिन इस पुस्तक को लिखने की आवश्यकता क्यों है? तो अब इस पुस्तक के हम लाभ जान लेते हैं कि इस पुस्तक को लिखना क्यों जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, इस पुस्तक को लिखने से सबसे पहला लाभ है कि प्रत्येक सदस्य की बैठकवार उपस्थिति एवं बचत का पता चलता है। जो भी सदस्य अपनी प्रत्येक बैठक में किस सदस्य ने कितनी बचत की और उस सदस्य की उपस्थिति कितनी हुई, वो एक अलग से इस पुस्तक में हम सारी चीजें एक साथ देखने को हमको मिल जाती है। दूसरा इसका फायदा है समूह की कुल बैठक और बचत का पता चलता है कि हमारे समूह में आज दिन तक कुल कितनी बचत हो चुकी है और कुल कितनी बैठकें हो चुकी हैं और प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति कितनी हो चुकी है। ये सारी जानकारी हमें एक ही पुस्तक के अंदर एक ही पेज पे देखने को मिल जाती है, इसलिए इस पुस्तक को लिखना जरूरी है। तीसरा फायदा है प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत कुल बचत का भी पता इसमें चल जाता है। यानी इसी एक ही पेज के ऊपर हम ये भी देख सकते हैं कि एक सदस्य की कुल आज दिन तक की कितनी बचत हो चुकी है और वो कितनी बैठकों में कितनी बार उपस्थित हुआ है। उसके बाद अगला फायदा है बचत करने की दिनांक, एक माह में वह और एक माह में उस महीने में कितनी बैठकें हुई हैं वो भी हमें इस पुस्तक को लिखने से पता चल जाता है कि इस माह में हमने कितनी बैठकें करी हैं और इस महीने में हमारी बचत टोटल कितनी हुई है। ये सारी जानकारी हमें एक ही पेज में एक साथ प्राप्त हो सकती है, इसलिए इस पुस्तक को लिखना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारी उपस्थिति पुस्तक को लिखते हम कैसे हैं, उसमें किस प्रकार से हमको प्रविष्टि करनी होती है। तो ये है हमारी उपस्थिति एवं बचत पुस्तक का नमूना। तो इसमें देखिए टोटल कुल कॉलम होते हैं 18 कॉलम। सबसे पहले ऊपर इसमें हमें लिखना होता है महीने का नाम, यानी कौन से महीने की बैठकें हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है महीने का नाम। जैसे अगर मई महीने की मीटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले मई महीने का नाम, तो उसमें मई महीने की ही बैठकें इसमें लिखी जाएंगी। सबसे पहला कॉलम है क्रम संख्या, उसके बाद में सदस्य का नाम। तो यहाँ पे सभी सदस्यों के नाम आएंगे और यहाँ पर बैठक संख्या और उसकी दिनांक और पिछली बैठक की उपस्थिति और पिछली बैठक तक कुल बचत कितनी हो चुकी है। उसके बाद में 5वां नंबर का कॉलम है इस महीने में होने वाली उपस्थिति और इसमें इस बैठक करने वाली बचत। फिर उसके बाद उपस्थिति फिर उगली बचत। इस प्रकार से इसमें बैठकों का विवरण इसमें लिखा जाता है और लास्ट में लिखा जाता है कुल उपस्थिति और कुल बचत और बचत के ऊपर ब्याज और आज दिन तक का कुल बचत और ब्याज कितना हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पुस्तक को लिखते समय जो बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, एक बार आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा सब लोग। सबसे पहले हम जो सदस्यों का क्रम में नाम लिखते हैं वो क्रम जो हम शुरुआती पेज पे लिखते हैं वही क्रम हमेशा रहना चाहिए, वो क्रम बदलना नहीं चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर जो लिखा हुआ है पिछली बैठक तक कुल उपस्थिति यानी पिछले माह तक कुल उपस्थिति, तो यहाँ पर जो पिछले महीने तक कुल कितनी उपस्थिति हो चुकी सदस्यों की वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ताकि हमें आगे लिखने में दिक्कत नहीं आए। उसके बाद में पिछले माह तक कुल कितनी बचत हो चुकी है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में आता है इसकी बैठक की दिनांक, यहाँ पे लिखेंगे आज मतलब पिछले महीने इस महीने की शुरुआती बैठक की जो दिनांक होगी वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग जैसे मई की महीने की मीटिंग करते हैं या फिर जैसे शुरुआती महीने की जो भी मीटिंग करते हैं हमारी जो डेट है वो आज की जैसे हम डेट डालते हैं यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 8/5/2020 और बैठक संख्या हो गई हमारी 8। जो भी बैठक संख्या होती है हमारी वो हमको यहाँ पे लिखनी है। तो आज अगर हमारी बैठक संख्या 8 है तो पिछले माह तक हमारी बैठक संख्या कितनी हो चुकी है 7। तो सभी सदस्यों की जो उपस्थिति हुई वो अपने को यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पर अगर सदस्य उपस्थित होता है, जैसे हम सदस्यों के नाम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे पिछले माह तक हमारी बैठकें हो चुकी है 88, तो पिछले माह तक जो सदस्यों की उपस्थिति है वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे उनकी हुई है 80।
पिछले माह तक सदस्यों की उसमें आ गई उपस्थिति, और सभी सदस्यों की बचत प्रति सदस्य के हिसाब से हो गई इनकी 880 रुपये। पिछले माह तक की जो कुल बचत है सभी सदस्यों की इन्होंने बराबर जमा करवाई है। अब हमको लिखनी है इस माह की बैठक और उपस्थिति का विवरण, बचत और उपस्थिति का विवरण। तो ये 88 नंबर तक की अपनी यहाँ पे उपस्थिति हो चुकी है, बैठकें हो चुकी है, और अब जो बैठक हो रही है वो हो रही है 89 नंबर की। ठीक है, तो आज जो बैठक दिनांक वो है 8/5 है ना। तो आज सभी सदस्यों ने अपनी उपस्थिति, सीमा देवी उपस्थित हुई है तो हम लिख देंगे उ। ठीक है, अगर सदस्य उपस्थित होते तो हमको लिखना है उ, और अगर कोई सदस्य नहीं आता है तो उसकी जगह हमको लिखना है अनु। जैसे मान लीजिए आज मनभर देवी उपस्थित नहीं हुई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनु। इस प्रकार से हमको इसकी प्रविष्टि करनी है। जो भी सदस्य आते हैं उनका लिखना है हमको उ, और जो सदस्य अनुपस्थित होते हैं वहाँ पे लिखना है हमको अनु। जैसे मीरा देवी उपस्थित हो गई है तो उ लिखेंगे, ये भी उपस्थित हुई है तो ये भी उ लिखेंगे, और यहाँ पे भी उपस्थित हुई है तो उ लिखेंगे, और ये इस प्रकार से हम यहाँ पे इनकी उपस्थिति लगा देंगे। पद्मा देवी मान लीजिए ये भी इस मीटिंग में नहीं आई तो हम लिख देंगे अनु। और अगर कोई सदस्य देरी से आता है, सभी सदस्यों को बचत देने के बाद थोड़ी देरी से आता है तो अपन वहां पे लिख सकते हैं देर से, वो भी लिख सकते हैं अपन इसके अंदर। और बाकी लिखना है अपने को उपस्थिति और अनुपस्थिति। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने अपनी बचत जमा करवा दी है। यहाँ पे 10 रुपए जमा इन्होंने यहाँ पे करवाए हैं, 10 रुपए प्रति सदस्य के हिसाब से बचत है। इसी प्रकार ये मनभर देवी अनुपस्थित हुई है, ये भले ही खुद नहीं आई है लेकिन अगर इन्होंने किसी के साथ अपनी बचत भिजवा दी है तो अपन यहाँ पर उनकी बचत को लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर अनुपस्थित ही अपने को दिखाना है। कई बार क्या करते हैं कि सदस्य अपनी बचत किसी के हाथ पहुंचा देते हैं तो अपन वहाँ पे उनकी उपस्थिति लगा देते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है बचत किसी के साथ भिजवा दी जाती है या किसी के साथ दे दी जाती है लेकिन वो सदस्य खुद अनुपस्थित रहती है तो यहाँ पे लिखना है अनु, और बचत उसकी अपने को उसके कॉलम में भर देनी है। इसी प्रकार इस सदस्य इन्होंने अपनी बचत जमा करवा दी है, इन्होंने भी अपनी बचत जमा करवा ली है, तो इस प्रकार से हम लोग इनकी राशि इसमें भर देंगे। और ये सदस्य खुद स्वयं भी नहीं आई है और ना ही इनकी बचत यहाँ पे आई है तो हमने यहाँ पे लिख देंगे देश। यानी सदस्य स्वयं भी नहीं आई है और इन्होंने अपनी बचत भी नहीं भिजवाई तो यहाँ पे अपने को लिखना है देश। ना ही तो कॉलम को खाली छोड़ना है और ना ही इसमें और कुछ लिखना है। इसके बाद ये सदस्य इन्होंने अपनी बचत जमा करवा दी। अब नीचे हमको इसका जो नीचे पृष्ठ के सबसे नीचे जो होता है वहां पे अपने को लिखना होता है कुल, यानी पिछले माह तक की बैठक का टोटल यहाँ पे आ जाएगा, पिछले माह तक की कुल बचत कितनी उसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा, और आज की हमारी उपस्थिति कितनी हुई उसका टोटल भी हमको यहाँ पे लिखना है। तो आज की उपस्थिति कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8, यानी आज की बैठक में 8 सदस्य उपस्थित हुए हैं। इसी प्रकार आज हमारी बचत कितनी आई, तो एक सदस्य की बचत अपने यहाँ पे नहीं है, बाकी सब सदस्यों की बचत आ गई है, तो 90 रुपए बचत के प्राप्त हुए। इसी प्रकार अगली बैठक जो आएगी उसकी दिनांक हमको यहाँ लिखनी है और उसकी बचत की बैठक दिनांक लिखनी है यहाँ पे, बैठक संख्या जैसे अगली बार हो जाएगी 90 और अगली दिनांक जो आ जाएगी वो होगी 15/5/2020। इस प्रकार जो सदस्य आएंगे उसकी बचत हमको इसके अंदर विवरण में भरनी है। तो जैसे मान लीजिए ये सदस्य भी इसके अंदर आ गए, ये हमारे समूह के सदस्यों के क्रम वाइज नाम लिखे हैं। ठीक है, तो अगली बार जब हम अगले पेज में नए नाम डालेंगे अगले महीने में तो क्रम सेम यही होना चाहिए, इनका क्रम बदलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ये सरोज देवी है, इनकी पिछले महीने तक की मीटिंग हुई है 80 उपस्थिति इनकी हुई है, जबकि मीटिंग कितनी हो चुकी है पिछले माह तक 88 मीटिंग हो चुकी है और इनकी उपस्थिति की कितनी हुई मात्र 80, जबकि होनी चाहिए थी इनकी 89। और इसी अगर ये हमने नाम ऊपर नीचे कर दिए, जैसे सरोज जी का नाम ऊपर कर दिया, मंदिर का नाम नीचे कर दिया, बाकी का हमने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, तो इसमें इनकी उपस्थिति इनकी जा सकती है और इनकी उपस्थिति इनके, तो इस तरह का परिवर्तन इसमें हो सकता है। तो हमें जो भी क्रम लिखना है नाम लिखने का, क्रम में नामों का बदलाव, क्रम नहीं बदलना चाहिए, बिल्कुल वही क्रम होना चाहिए जो पिछले पेज में थे। जैसे ये सरोज देवी है, इनकी पिछली उपस्थिति हुई है 80, जबकि होनी चाहिए थी 89। क्यों? क्योंकि कभी कभी किसी मीटिंग में ये नहीं आई है,
तो होनी चाहिए थी इनकी यहाँ पे 88 हाजिरी होनी चाहिए थी, लेकिन हुई है इनकी 80 उपस्थिति। इसी प्रकार लेकिन इन्होंने उपस्थित रही या अनुपस्थित रही है, लेकिन इन्होंने अपनी बचत बिल्कुल समय पर पहुंचाई है। तो पिछले माह तक इनकी 10 रुपये प्रति सप्ताह के हिसाब से 880 रुपये बचत इनकी हो चुकी है। अब इस महीने की 8 तारीख को इनकी ये उपस्थित हुई और इन्होंने अपनी 10 रुपये बचत जमा करवाई। इसी प्रकार मनपर देवी है, इनकी पिछले महीने तक हुई थी उपस्थिति 81 उपस्थिति हुई थी और बचत इनकी 880 रुपये, यानी इनके बराबर ही थी। लेकिन ये आज की मीटिंग में नहीं आई, लेकिन इन्होंने सदस्य के साथ अपनी बचत भिजवा दी थी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अनु, क्योंकि अनुपस्थित नहीं है, आज की बैठक में नहीं है, तो हमने लिख दिया अनुपस्थित, लेकिन इन्होंने बचत भिजवा दी तो हम इनकी बचत जमा कर देंगे। ठीक है। इसी प्रकार ये है मीना देवी, इनकी पिछली माह तक कुल उपस्थिति है 80 और इनकी बचत है 880 रुपये। ठीक है। और ये आज की मीटिंग में आई, इन्होंने 10 रुपये जमा कराए तो हमने इस प्रकार से प्रविष्टि कर दी। इस प्रकार ये निर्मला है, इनकी पिछली माह तक पूरी उपस्थिति 88, क्योंकि ये हर बैठक में उपस्थित होती है तो इनकी पिछले माह तक की उपस्थिति एकदम बराबर आ रही है और बचत है इनकी 880 रुपये। आज की बैठक में भी आई ये उपस्थित, तो हमने यहाँ लिख दिया ओ और बचत में लिख दिया 10 रुपये। इसी प्रकार ये है आरती देवी, इनकी पिछले माह तक बचत उपस्थिति थी वो है 77, क्योंकि ये भी कई मीटिंगों में नहीं आई तो इनकी अनुपस्थिति लगी है और ये इनकी उपस्थिति कम आई है। इनकी बचत लेकिन पूरी आई है 880 रुपये इनकी बचत पूरी आई है। तो यहाँ पे आज की बैठक में आई है तो हमने लिख दिया ओ और बचत में लिख दिया 10। इसी प्रकार देखिए लक्ष्मी देवी की पिछली उपस्थिति है 83, बचत है 880 रुपये, आज की बैठक में आई है तो लिख दिया ओ और बचत ली थी हमने 10 रुपये। इसी प्रकार विमला देवी की उपस्थिति पिछले माह तक जो है 88 है और इस माह में ये आज की बैठक में आई है तो यहाँ लिख दिया हमने उपस्थिति और ये 10 रुपये इनकी बचत। इसी प्रकार बाकी सब सदस्यों का लिखते हैं। अब देखिए पद्मा देवी आज की बैठक में पिछली माह तक जो इनकी बैठक थी वो थी 86, इस बैठक में और इनकी बचत थी 880 रुपये, लेकिन ये आज की बैठक में नहीं आई है तो यहाँ पे लिख दिया हमने अनुपस्थिति और इन्होंने किसी के साथ में अपनी बचत भी नहीं भिजवाई तो हमने यहाँ पे लगा दिया डैश। देखिए ना तो हमने इस कॉलम को खाली छोड़ा है और ना ही इसमें हमने कुछ लिखा है, हमने यहाँ पर लगा दिया डैश। ठीक है। अभी पूजा देवी है, इनकी पिछली माह तक की जो उपस्थिति है वो हुई है 85 और इस माह बचत जो हुई है वो है 880 रुपये। आज की बैठक में आई तो हमने लिख दिया उपस्थिति और बचत लिख दी यहाँ पर। इसी प्रकार इस सदस्य की भी लिख दी। तो इस महीने में यानी पिछले माह तक जो सदस्यों की कुल उपस्थिति थी वो होनी चाहिए थी 890, लेकिन हुई कितनी है 835। ठीक है। इसी प्रकार सदस्यों की बचत होनी चाहिए 8800 रुपये, तो 8800 बचत इनकी पूरी हो चुकी है पिछले माह तक। अब आज की बैठक की बात करते हैं तो आज की बैठक में कितने सदस्य अनुपस्थित रहे, 1 और ये 2, यानी 10 में से 2 सदस्य नहीं आए तो उपस्थिति कितनी हुई कुल 8 सदस्यों की। तो सबसे नीचे जो टोटल लगे पेज के नीचे अपने को इसका उपस्थिति का और बचत का अपने को योग भी लगाना है। इसी प्रकार देखिए इसमें यहाँ पे सदस्य तो 2 अनुपस्थित रहे लेकिन एक सदस्य ने अपनी बचत भिजवा दी थी तो कुल टोटल बचत कितनी है अपने पास में 90 रुपये, तो यहाँ पे हमने लिखा 90 रुपये। इसी प्रकार देखिए अगली बैठक के अंदर पहले सदस्य उपस्थित तो वो लिख दिया, इसी प्रकार दूसरे सदस्य भी उपस्थित थे हमने इसकी उपस्थिति और बचत यहाँ पे लिख दी। इसी प्रकार ये सदस्य है इनकी उपस्थिति लिख दी और अपनी बचत लिख दी यहाँ पर। बाकी सदस्य जो उपस्थित हुए उनके आगे और उनकी बचत लिख दी। अब ये सदस्य है लक्ष्मी देवी, ये यहाँ पर अनुपस्थित रही है, इन्होंने बचत भी जमा नहीं करवाई तो यहाँ पर भी हमने डैश लगा दिया। ठीक है। इसी प्रकार ये सदस्य है विमला देवी, ये उपस्थित हुई थी, आपने वो लिख दिया और बचत लिख दी। अब पिछली बैठक के अंदर पद्मा देवी अनुपस्थित रही थी और उन्होंने अपनी बचत भी जमा नहीं करवाई थी, लेकिन वो इस बैठक में उपस्थित हो गई है और पिछले सप्ताह की और इस सप्ताह की दोनों सप्ताह की बचत उन्होंने एक साथ जमा करवाई है 20 रुपये। तो हम इसी कॉलम में एक साथ 20 रुपये ही लिखेंगे, ना कि हम लोग 10 रुपये यहाँ लिख दिया और 10 रुपये यहाँ, ऐसा हमको नहीं करना है। एक साथ दिया है तो हमको यहाँ पे एक साथ ही 20 रुपये दर्शाना है, इस कॉलम में डैश लगा हुआ ही छोड़ना है अपने को। ठीक है। इसी प्रकार सब सदस्यों ने अपनी बचत जमा करवा दी, सिर्फ एक सदस्य की बचत नहीं आई तो टोटल बचत अपने पास में प्राप्त हुई है 100 रुपये। ठीक है। अब इसके बाद में 22 तारीख की जो मीटिंग हुई अगले सप्ताह की तो उसके अंदर देखिए सभी सदस्य उपस्थित हुए हैं, कोई भी सदस्य इसमें अनुपस्थित नहीं है। पिछले सप्ताह में जो लक्ष्मी देवी अनुपस्थित रही थी इन्होंने अपनी बचत नहीं भिजवाई थी, इन्होंने इस बार अपने 20 रुपये जमा करवा दी है तो सब सदस्यों की बचत यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है। अब लास्ट में इस महीने की लास्ट बैठक है 29 तारीख। ठीक है। अब इसमें जो ये सरोज देवी है इसमें अनुपस्थित रही है तो यहाँ पे हमने लिख दिया अनु और इनकी
इनकी बचत भी नहीं आई, तो यहाँ पे हमने लगा दिया देश, क्योंकि यहाँ पे इनकी बचत नहीं आई है। और बाकी सब सदस्यों ने उपस्थित हुए, उसने अपनी अपनी बचत जमा करवाई है। तो कुल बचत कितनी प्राप्त हुई? 90 रुपए। और कुल उपस्थिति कितनी हुई आज की? 9 इस बैठक के अंदर। तो ठीक है, अब लास्ट वाला एक कॉलम अपने यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, तो अपना 29 तारीख लास्ट इस महीने की, मई के महीने की लास्ट तारीख इसमें आ जाएगी। तो अब आगे का जो कॉलम बचा है आपने को इसको खाली ही छोड़ना है, क्योंकि मई का महीना यहीं पर पूरा हो चुका है। अगली जो बैठक आएगी वो आएगी जून के महीने की। तो जून के महीने की बैठक अपने को इस पेज में नहीं लिखनी है, वो बैठक हम नए पेज पे लिखेंगे। नए माह की बैठक नए पेज पे लिखी जाती है। यहाँ पर सिर्फ मई महीने की बैठक है, तो वही इसमें हम प्रविष्टि करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, इस महीने में कुल कितनी बैठकें हुई हैं? 4, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, तो अब इस पेज को देखने से हमें पता चल जाता है एक ही पेज पे कि इस महीने में हमारी टोटल बैठकें कितनी हुई है। तो पता चल गया कि 1, 2, 3 और इस महीने में 4 बैठकें हमारी हुई हैं। अब हम इनका योग लगाएंगे। पिछले माह तक हमारी इस समूह की बैठकें थी 80, अब इस महीने में इस बैठकें हुई हैं 4, तो टोटल बैठकें कितनी हो गई हमारी? 84। ठीक है, 80 इस महीने की और 4 इस महीने की, टोटल हो गई 84। अब मनभर देवी की पिछले माह तक उपस्थिति थी 81 और इस महीने की इनकी उपस्थिति हो गई है 1, 2 और 3। ठीक है, इनकी उपस्थिति हुई है यहाँ पर 81 और क्योंकि यहाँ पे अनुपस्थित हुई, यहाँ पे 3 हुई है इनकी उपस्थिति, तो ये हो गई इनकी 84। ठीक है, और इसी प्रकार ये है 80 उपस्थिति इनकी मीना देवी की पिछली बार ठीक थी। इस महीने में इनकी पूरी 4 उपस्थिति हुई है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनकी 80 और 4। और यहाँ पर देखिए सरोज देवी भी अनुपस्थित रही है, इनकी सिर्फ 3 ही उपस्थिति हुई है, 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पर इनकी आएगी 83। ठीक है, इसी प्रकार आरती देवी है, इनकी पिछले माह तक बैठकें थी 77 और इस माह में इनकी 1, 2, 3 और ये 4, तो 77 और 4 कितनी हो गई? 81। इसी प्रकार लक्ष्मी देवी है, इनकी भी यहाँ पर इस महीने में कितनी बैठकें हुई है? 1, 2 और ये 3 ही उपस्थिति हुई है, यहाँ पर इनकी हो जाएगी 86। ठीक है, और इसके बाद में है ये विमला देवी, यहाँ पर ये चारों बैठकों में उपस्थित हुई है 1, 2, 3 और ये 4, तो यहाँ पर थी 88, 88 और 4 कितने हो गए? 92, इनकी कुल उपस्थिति हो गई है 92। इस प्रकार पद्मा देवी है, इनकी उपस्थिति हुई है 86 पिछले माह तक और इस महीने में इनकी उपस्थिति हुई है 1, 2 और ये 3, तो ये हो गई इनकी 89। यानी इनकी इस महीने के अंत तक इनकी बैठकें हो जाएंगी 89। और ये पूजा है, इनकी बैठकें हुई है 85 पिछले माह तक और इस महीने में चारों बैठकों में उपस्थित हुई है, तो यहाँ पे इनकी हो जाएंगी 89 बैठकें टोटल। इस प्रकार ये मूली देवी है, इनकी 87 बैठकें थी और इनकी इस महीने में 4 बैठकें हुई है, तो यहाँ पे हो गई 91। ठीक है, टोटल बैठकें जो हमारी हुई है वो है 871, यानी इस महीने तक 92 बैठकों तक कुल सदस्यों की उपस्थिति हुई है 871 और कुल बचत हो चुकी है सबकी 9190, क्योंकि अगर इन सदस्य की पूरी बचत आ जाती थी यहाँ पे हो जाती 9200 रुपये, लेकिन इनके सदस्य की यहाँ पे 10 रुपये बचत नहीं आई है, इसलिए यहाँ पे हुए 9190 रुपये। यानी इस महीने के अंत तक कुल बचत होगी 9190 रुपये और कुल उपस्थिति होगी 871 और बैठकें हुई है 92। इस प्रकार से हमें इस उपस्थिति के विवरण इसके अंदर लिखना है। कुल योग जो लगाते हैं वो हमको खाली नहीं छोड़ना है, हर बैठक के अंदर उपस्थिति का भी योग लगाना है और बचत का भी योग लगाना है। तो ये है हमारी उपस्थिति और बचत पुस्तक का नमूना। इस प्रकार से अपने को इसमें प्रविष्टि करनी है। तो दोस्तों अब एक बार हम लोग हमारी ये ऋण पुस्तक है इसको भी एक बार देख लेते हैं हम। तो ये पुस्तक इस प्रकार से बनी हुई होती है। पहले इसमें स्वयं सहायता समूह की पूरी जानकारी फर्स्ट पेज पे अपने जो बाहर लिखा होता है उस पर अपने को लिखनी पड़ती है। स्वयं सहायता समूह का नाम, उत्थान संस्थान का नाम, गांव का नाम, ब्लॉक का नाम, जिले का नाम और राज्य, दिनांक और समूह की गठन दिनांक वगैरह ये सारी अपने को फर्स्ट पेज पे भरनी होती है। और जैसे इस पेज को अपन बुक को खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे जो 2 प्रकार के ऋण होते हैं इसके अंदर, लघु ऋण और बड़ा ऋण। तो ये लघु ऋण की सारणी बनी हुई है। इससे पहले इसके अंदर एक विवरणिका भी बनी हुई होती है, सूची भी।
तो वो इसमें उसमें हमारे जो सदस्य होते हैं उनका पेजों का क्रमांक हमें इसमें बांटना होता है कि कौन से पेज नंबर पे किस सदस्य का खाता लिखा होता है। तो ये है लघु ऋण का नमूना जो इस प्रकार से अपने को इसमें भरना होता है। दूसरा होता है इसका बड़ा ऋण का विवरण जो इस प्रकार से बना हुआ होता है, जिसके बारे में हम आपको आगे सिखाएंगे। तो ये इस प्रकार से इस पुस्तक में 2 प्रकार के खाते लिखे जाते हैं, लघु ऋण और बड़ा ऋण। तीसरी पुस्तक है हमारी ऋण पुस्तक। तो ऋण पुस्तक के जो सबसे पहले हम जान लें कि इसकी पुस्तक की परिभाषा क्या है। तो स्वयं समूह द्वारा सदस्यों को दिए गए ऋण तथा ऋण वापसी की किस्त व ब्याज को जिस पुस्तक में लिखते हैं उसे हम ऋण पुस्तक कहते हैं। यानी समूह के सदस्यों द्वारा जो ऋण लिया जाता है और उस ऋण की किस्त और ब्याज जो वापस किया जाता है उसका विवरण हम जिस पुस्तक में लिखते हैं उसको हम कहते हैं ऋण पुस्तक। तो दोस्तों ऋण पुस्तक जो होती है हमारे, आप लोगों ने देखा होगा कि ऋण पुस्तक हमारे एक पुस्तक के अंदर 2 प्रकार के ऋण लिखे जाते हैं, लघु ऋण और बड़ा ऋण, यानी छोटा ऋण और बड़ा ऋण। यानी ऋण 2 प्रकार के होते हैं, छोटा ऋण और बड़ा ऋण। ठीक है, तो छोटा ऋण जो होता है उसको हम किस प्रकार से, कौन से ऋण को हम छोटा मानेंगे और कौन से ऋण को हम लोग बड़ा मानेंगे। तो देखिए, छोटा ऋण 1 से 5 किस्तों में लौटाने वाला ऋण छोटा ऋण होता है। यानी किसी भी जो हम जो समूह के सदस्यों द्वारा जो ऋण लिया जाता है, अगर वह समूह की सदस्य उस ऋण को 5 किस्तों में वापस करती है तो वो ऋण कहलाता है छोटा ऋण। इसके साथ ही हम एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई सदस्य 5,000 तक का ऋण लेती है तो वो अगर उसको 5 किस्तों में चुकाती है तो भी हम उसको छोटे ऋण में लेंगे। लेकिन अगर वही सदस्य उस किस्त को आसानी से नहीं चुका पाया, उसको छोटी छोटी किस्तों में लेकर बड़े लंबे समय में चुकाए तो हम उसको अपन बड़े ऋण में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम माने तो विशेष तौर पर 5,000 तक का ऋण और 5 किस्तों में लिखा जाने वाले ऋण को अपन छोटे ऋण मानते हैं। लेकिन अगर वो 5,000 भी किसी में लग ले इतने बड़े भारी लगते हैं कि वो उसको 10 किस्तों में चुकाते तब हम उस ऋण को अपन लोग बड़े ऋण में लिख सकते हैं। दूसरा है बड़ा ऋण, यानी 6 या उससे अधिक किस्तों में, यानी 6 माह में या फिर उससे अधिक माह में लौटाया जाने वाला जो ऋण होता है वो कहलाता है बड़ा ऋण। यानी 6 किस्तों से लेकर अधिक से अधिक अपन 20-22 किस्तों तक 25 किस्तों तक जो ऋण लौटाया जाता है उसको अपन कहते हैं बड़ा ऋण। या इससे भी अधिक जो किस्तें बन सकती हैं उसको कहते हैं अपन बड़ा ऋण। तो ऋण कितने प्रकार के होते हैं, लघु ऋण और बड़ा ऋण। तो ये हो गया हमारे ऋण पुस्तक की परिभाषा। और अब हम जानेंगे हमारे ऋण पुस्तक लिखने के लाभ कि पुस्तक लिखना आवश्यक क्यों है। अब हम देखते हैं कि हमारे ऋण पुस्तक लिखने के लाभ क्या क्या हैं, क्यों ये पुस्तक लिखना आवश्यक है। तो देखिए, सदस्यों को दिए गए ऋण की जानकारी मिलती है कि हमारे स्वयं सहायता समूह द्वारा सदस्यों को कितना ऋण दिया जा चुका है, कौन कौन सा ऋण दिया जा चुका है। उसके बाद ऋण वितरण की तारीख का पता चलता है, यानी किस सदस्य को कितनी तारीख को ऋण दिया गया था उस तिथि का भी हमने को पता चलता है। उसके बाद तीसरा फायदा है ऋण की राशि और ऋण लेने का उद्देश्य पता चलता है कि किस सदस्य ने कितनी ऋण की राशि किस उद्देश्य के लिए ली गई थी, इसका भी हमको पता चलता है। उसके बाद में आता है ऋण वापसी की योजना का पता चलता है, यानी सदस्य उस ऋण को कितने माह में कितने महीने की किस्त और ब्याज के साथ में हर महीने उसको लौटाएगा, उसकी वापसी का भी पता, योजना का भी पता चलता है। पांचवा फायदा है सदस्यों द्वारा ऋण वापसी का पता चलता है कि सदस्य जो ऋण वापस कर रहे हैं वो समय पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मांग के अनुसार सदस्य ऋण वापसी लौटा रहे हैं या नहीं लौटा रहे, ये भी हमको ऋण पुस्तक से ही पता चलता है। छठवां फायदा है सदस्यों की बकाया ऋण राशि का पता चलता है, यानी सदस्यों द्वारा जो जिस समय तक जो राशि लौटा देनी चाहिए थी और जो राशि उन द्वारा नहीं लौटाई गई है इसका भी हमको इससे पता चलता है। और साथ ही सदस्यों के ऊपर जो शेष ऋण चल रहा है उसका भी हमें पता चल जाता है। सातवां लाभ जो है सदस्यों द्वारा लिए गए छोटे बड़े ऋणों की संख्या का पता चलता है, यानी उस सदस्य द्वारा कितने तो छोटे ऋण लिए गए और कितने बड़े ऋण लिए गए इसका पता इस पुस्तक से अपने को चल जाता है। ऋण पुस्तक के बारे में अभी हमने जाना है कि ऋण पुस्तक में 2 प्रकार के ऋण लिखे जाते हैं। सबसे पहला होता है लघु ऋण और दूसरा होता है बड़ा ऋण। तो सबसे पहले हम लोग लघु ऋण के बारे में सीखेंगे कि लघु ऋण किस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों ये जो सारा
कॉलम है इसकी जो इसका नमूना बना हुआ है वो अपने पुस्तकों में अपने को बना बनाया मिलता है। इसमें अपने को कुछ भी बनाना नहीं पड़ता है। तो अपने को इसमें लिखना किस प्रकार से वो अपन लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे ऊपर जो है उसमें अपने को लिखना पड़ता है सदस्य का नाम, यानी जो सदस्य पैसा ले रही है उस सदस्य का नाम। और इस साइड में अपन लिखेंगे उस सदस्य के पति या फिर पिता का नाम। जैसे कोई महिला है, शादीशुदा है, वही से साथ में रह रही है, उसके पति के साथ रहती है वो, तो अपने पति का उसको लिखेंगे। और जैसे कई महिलाएं हैं ऐसी हैं जो पियर में रह रही हैं, पिता के घर में रह रही हैं, अगर वो लिखती है और उसने अपने पिता का नाम लिखवा रखा है अपने साथ में, तो यहाँ पर उसके पिता का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। और पति का नाम लिखवा दिया तो उसके साथ में उसके पति का नाम लिखेंगे। अब हमारा जो लघु ऋण का जो विवरण है इसको हमने पहले 6 भागों में बांटा है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो पहला वाला जो भाग है वो है नया ऋण मंजूरी, और दूसरा वाला भाग है वापसी, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा जो देने का जो विवरण है वो लिखा जाएगा। यहाँ पे हमको उस प्रकार से सदस्य से कैसे लेना है उसका विवरण हम यहाँ पे लिखते हैं, और वापसी का विवरण वो सदस्य उस पैसे को किस प्रकार कितनी किस्तों में वापस करती है उसके बारे में यहाँ वापसी का विवरण लिखा जाता है। और यहाँ पे लिखा जाता है आज इसके चौथे नंबर के कॉलम में, अगर सदस्य द्वारा वो राशि समय पर जमा नहीं करवाई गई है तो उसका कितना बकाया ऋण चल रहा है। उसके बाद में सदस्य पे शेष ऋण कितना चल रहा है। और लास्ट वाले कॉलम में आते हैं लेने वाले सदस्य के किस्त जमा करवाने के बाद उसके हस्ताक्षर। तो पहले नंबर का जो नया ऋण मंजूरी का कॉलम है इसको हमने 5 भागों में बांटा है। पहले वाले कॉलम में आता है अपना क्रम संख्या, यानी वो जो महिला पैसा ले रही है वो कौन सी पहली बार ले रही है या दूसरी बार। अगर वो पहली बार ले रही है तो उसका क्रम होगा नंबर 1। उसके बाद में ऋण वितरण की दिनांक, यानी उस महिला ने वो पैसा कौन सी तारीख को लिया है। तीसरे नंबर वाले कॉलम में आएगा वितरण ऋण राशि, यानी उस महिला ने कितना ऋण लिया है। चौथे नंबर वाले कॉलम में आएगा किस्तों की संख्या, यानी वो महिला जो पैसा ले रही है उसको कितनी किस्तों में वापस करेगी। और 5वां नंबर का जो कॉलम है ऋण का कारण, यानी वो महिला जो पैसा ले रही है वो किस कारण से ले रही है पैसा। तो इस प्रकार ये नए ऋण मंजूरी का है 5 भागों में इसको बांटा गया है। इस प्रकार से इसमें जानकारी अपने को भरनी होती है। दूसरा जो कॉलम है मांग वापसी का, यानी हमें उस महिला से जो पैसा लेना है वो किस प्रकार से हम लोग लेंगे। तो इसमें आएगी दिनांक, यानी उस महिला को जो पैसा लौटाना है वो हमारे हिसाब से कौन सी तारीख को उसको लौटाना है, तो उसकी दिनांक आ जाएगी। और उसके बाद में वो कितनी किस्त चुकाएगी और कितना ब्याज चुकाएगी। उसके बाद में ये तो हमारी तरफ से जो समूह की तरफ से मांग बनती है कि समूह इस तारीख को इतना पैसा इससे मांगेगा, लेकिन अब यहाँ पे आ जाएगी कि वो महिला कौन सी तारीख को कितना पैसा लौटाती है, वो यहाँ पे उस महिला द्वारा वापसी का विवरण यहाँ पे लिखा जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कोई सदस्य है, तो जैसे सदस्य का नाम है सरस्वती देवी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरस्वती देवी। और इनके पति का नाम है रामकिशन। और इस सदस्य ने बीमारी के इलाज के लिए क्रम संख्या है, पहली बार ऋण लिया है इन्होंने 1/4/2013 को, 1/4/2013 को इन्होंने लिए 200 रुपये। और इन्होंने कहा कि मैं ये पैसे एक ही किस्त में वापस जमा करवा दूंगी, तो यहाँ किस्तों की संख्या आ जाएगी 1। और इनका कारण आ गया बीमारी के लिए, दवाई के लिए। ठीक है। अब यहाँ मांग वापसी में जो अपने हिसाब से जो आना चाहिए वो अपनी जो दिनांक होगी वो कितनी होगी 1/5/2013। और किस्त की राशि होगी 200 + 4 रुपये। ठीक है, ये तो हो गई समूह की तरफ से मांग। अब ये सदस्य ने ये जो पैसा जमा करवाया है वो जमा करवाया है 29 तारीख को, 29/4/2013 को। 29/4/2013 को ही सदस्य ने वह पैसा वापस कर दिया है। 200 रुपये असल वापस किए और 4 रुपये ब्याज वापस किया। अब इस सदस्य का कोई ऋण बकाया रहा क्या, क्योंकि इन्होंने जमा करवा दिया तो कुछ बाकी रहा ही नहीं, तो यहाँ बकाया राशि में हम लिख देंगे डेश। और 200 में से पूरे 200 चुका दिए तो इनका कोई शेष ऋण भी नहीं रहा, तो यहाँ पे भी लिख देंगे
देश, और यहाँ पे सदस्य के हस्ताक्षर हम लोग यहाँ पे करवा लेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से प्रविष्टि अपने को करना है। अब जैसे वापस से यही सदस्य फिर से दोबारा ऋण लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्रम संख्या 2, यानी इस सदस्य ने दूसरी बार ऋण लिया है। तो मान लीजिए इस सदस्य ने 6/5/2013 को इस सदस्य ने त्योहार खर्च के लिए 300 रुपये उधार लिए हैं। 300 रुपये उधार मांगे इन्होंने त्योहार खर्च के लिए, और इन्होंने कहा कि मैं ये पैसे 2 किस्तों में वापस कर दूंगी। तो किस्तों की संख्या आ गई 2, और यहाँ कारण में लिख देंगे त्योहार खर्च। हर जगह देखिए यहाँ पे अलग कारण के लिए और यहाँ पे इन्होंने अलग कारण के लिए है, तो दोनों कारणों को हमें अलग अलग लिखना है जिस कारण से उन्होंने पैसा लिया है। अब इस पैसे को हमारे जो समूह की जो मांग बनती है वो कितनी तारीख को बननी चाहिए? 6 तारीख को 5वें महीने दिया तो अगली 6 तारीख को और 6वें महीने में ये पैसा वापस आ जाना चाहिए हमारे हिसाब से। तो अब इन्होंने 2 किस्तों में कहा है, तो पहले किस्त कितनी की होगी? 150 प्लस ब्याज कितना बनेगा 300 रुपये का? 6 रुपये। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से जो मांग बनती है ये होगी कि 6 तारीख को ये महिला हमें लौटाएगी 150 रुपये और 6 रुपये ब्याज के, और दूसरी किस्त कब बनेगी? वही 6 तारीख 7वां महीना 2013 को। बाकी का जो शेष पैसा रह जाएगा वो यहाँ लिखेंगे, प्लस 150 का ब्याज कितना होगा? 3 रुपये। ये हमारा मांग वापसी का समूह का जो प्लान होता है वो इस प्रकार से अपने को बनाना है पहले से ही। जब महिला को पैसा दिया जाता है तभी ही योजना तैयार कर ली जाती है, ताकि उन महिला को बता दें कि आपको हर महीने इतनी तारीख को ये पैसा जमा करवाना पड़ेगा। अब उस महिला ने अपनी पहली किस्त जो है, ये वाली जो किस्त हमारे जो 6वें महीने की जो मांग बनती है, उस महिला ने 3 तारीख 6वां महीना 2013 को इस महिला ने 150 रुपये असल जमा किए और ब्याज जमा किया इसका 6 रुपये। ठीक है, इस महीने की किस्त आ गई इसमें, यानी 6वें महीने की कोई बकाया किस्त नहीं रही, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डेश लगा देंगे, क्योंकि बकाया किस्त नहीं रही। जो मांग बनी थी वो मांग के अनुसार इस सदस्य ने वापस कर दी है। अब शेष ऋण राशि कितनी रही? 300 में से 150 वापस आ गए, तो कितने बचे? 150 रुपये, और यहाँ पे सदस्य के हस्ताक्षर हो जाएंगे इस प्रकार से हमको इसमें प्रविष्टि करनी है। अब इस महिला ने दूसरी जो इसकी तारीख की स्थिति वो बनती है हमारे साथ समूह के हिसाब से मांग बनती है 6 तारीख 7वां महीना 2013 को। अब इस महिला ने ये जो पैसा है ये जमा करवा दिया इसने 4 तारीख 7वां महीना 2013 को। इसने जमा करवा दिया 150 रुपये किस्त और 3 रुपये ब्याज के, मतलब जो मांग थी वो इसने वापसी की विवरण इसमें जो जमा करवानी थी वो इसने करवा दी। अब इसमें कोई बकाया में कुछ आएगा क्या? इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी जो मांग के अनुसार जो किस्त बनी थी वो वापस जमा करवा दी है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे देश, और यहाँ पे भी कर देंगे देश, क्योंकि ये पैसा वापस आ गया है और शेष राशि कुछ भी नहीं बची है। और यहाँ पे आ जाएंगे सदस्य के हस्ताक्षर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हस्ताक्षर करना अपने को नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे पास में एक प्रूफ के तौर पे होता है कि उस सदस्य के सामने हमने इसमें प्रविष्टि करी है और सदस्य के हस्ताक्षर इसमें मौजूद है। इस प्रकार से अपने को इसमें प्रविष्टि करनी है। तो ये हो गया, जैसे मान लीजिए अब एक सदस्य कई बार ऋण लेती है, इसी प्रकार इस सदस्य ने फिर से तीसरी बार ऋण लिया है। तो इसने अगली बार जो ऋण लिया वो है खेती बाड़ी के लिए। तो देखिए ये वाला कॉलम हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ इसमें हमने दूसरी वाली किस्त बना रखी है, तो ये इसके लेवल वाला कॉलम हम लोग छोड़ देंगे, और नीचे वाली जो अलग लाइन आ गई उसका अपन तीसरा नंबर का ऋण चढ़ा देंगे। तो इसने लिया है 15 तारीख को, 7वें महीने की 15 तारीख 2013 को इसने लिया है 1000 रुपये खेती बाड़ी के खर्च के लिए, खाद बीज के लिए उन्होंने लिया है। और इन्होंने कहा है कि मैं ये किस्तें जो पैसा है 1000 रुपये वो 5 किस्तों में जमा करवाऊंगी। तो यहाँ पे किस्तों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5। और कारण में क्या आ जाएगा? खेती बाड़ी के लिए यानी खाद बीज के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम खाद बीज के लिए या खेती बाड़ी के लिए। ठीक है, ये तो आ गया हमारे समूह के द्वारा दिए जाने वाले ऋण का विवरण।
अब समूह जो मांग करता है उस सदस्य से, उसका विवरण हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो वो इस प्रकार से लिखेंगे, दिया कितनी तारीख को, तो 15 7वें महीने में दिया था, तो यहाँ पे अब 8वें महीने में किस्त आनी चाहिए। तो हमारे हिसाब से एक महीना होता है 15 तारीख 8वां महीना 2013 को। ये हमारी मांग की तिथि आ जाएगी यहाँ पे समूह की। और जैसे कि सदस्य ने कहा कि मैं 5 किस्तों में जमा कराऊंगी, तो इस हिसाब से पहली किस्त बनती है इनकी 200 रुपये और 1000 का ब्याज बनता है 20 रुपये। तो पहले महीने में जो हमारी मांग होगी वो 200 रुपये असल और 20 रुपये ब्याज। और फिर इसी प्रकार दूसरे महीने में जो मांग होगी, मांग का विवरण हमें हर महीने तैयार पूरा एक साथ में ही कर लेना है। जिस दिन ऋण दिया जाता है उसी दिन मांग का विवरण तैयार करना है। तो अगली जो किस्त आएगी 15 तारीख 9वां महीना 2013 को, कितना आएगा, दूसरी किस्त जो बचेगी वो आएगी 200 रुपये प्लस, अब 200 रुपये इसने पहले जमा करवा दिए हैं तो 2 करवा देगी, जिसका ब्याज अगले महीने में कम हो जाएगा। तो हमारा जो ब्याज की जो मांग होगी समूह की वो होगी यहाँ पर 80 रुपये, क्योंकि शेष ऋण पे ही अपने को ब्याज इसमें लेना है। इसी प्रकार तीसरे महीने की भी हम लोग मांग तैयार कर लेंगे, यानी 10वें महीने में आ जाएंगे। यहाँ पर भी मांग बनती है हमारे 200 रुपये प्लस, अब जो शेष राशि बचेगी 200 200 400 कम हो जाएंगे इसमें, तो 600 रुपये बचे, 600 का ब्याज कितना हो जाएगा, सॉरी 18 आ जाएगा, 600 रुपये का ब्याज आ जाएगा 12 रुपये और यहाँ पे ब्याज आएगा 16 रुपये। और चौथे महीने की जो मांग होगी वो होगी 15 11वां महीना 2013 को। यहाँ पे अपने पास में पैसे लगे थे 600 रुपये और यहाँ पे अपने को लेनी है 200 रुपये और ब्याज बन जाएगा यहाँ पे अपना 200 रुपये कम हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 8 रुपये ब्याज। ठीक है। और 5वें नंबर की जो किस्त बनेगी अपनी वो होगी इनकी 15 तारीख 12वां महीना 2013 को, 200 रुपये, अब मात्र 200 रुपये शेष बचे इनकी, 1 2 3 4 और ये 5, यानी 5वें नंबर की जो किस्त आएगी जब लास्ट में कितना आएगा, मात्र 200 रुपये और इनका 4 रुपये ब्याज। तो इस प्रकार से इसका प्लान अपन को पहले से उनको बनाकर बता देंगे कि आपको हर महीने इस महीने में इतना रुपया असल देना होगा, इतना रुपया ब्याज देना होगा, और उनको प्लान करके अपन इसमें लिख देंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने को प्लान पहले तैयार अवश्य करना है। बाकी का फिर उसके बाद में अगर महिला इसके बीच में कोई और ऋण लेती है तो उसके बाद में फिर क्रम यहाँ पे लगाकर उसका ऋण हम तक प्रविष्टि कर देंगे। तो अब देखिए आपने इसका ऋण का विवरण तैयार कर लिया है, मांग राशि अपने बना ली है, मांग का विवरण तैयार कर लिया है। अब इस महिला ने जो है 8वें महीने में इसकी किस्त की मांग बनी थी और इस महिला ने 6 तारीख को, यानी 6 तारीख 8वां महीना 2013 को इसने ये पैसा जमा करवा दिया, 200 रुपये असल जमा करवा दिए और 20 रुपये ब्याज जमा करवा दिया। ठीक है। और इसके मतलब इस महीने में अगर बराबर किस्त आई तो बकाया में कुछ भी नहीं आएगा। अब शेष में कितना रह गया, 1000 में से 200 गए तो यहाँ पे आ जाएगा 800 रुपये और यहाँ पे सदस्य के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगले महीने की जो किस्त है वो आ रही है 9वें महीने के अंदर। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये महिला जब 9वें महीने में किस्त लेकर पैसे लेकर आई तो इसने कहा कि दीदी मेरे पास किस्त इस वक्त नहीं है, इस महीने में मैं सिर्फ ब्याज ही जमा करवाऊंगी। तो इस महिला ने जो है 12 तारीख को 9वां महीना 13 तारीख को 2013 को उन्होंने कहा कि मेरे पास में किस्त नहीं है, मैं इस बार सिर्फ इसका ब्याज ही जमा करवाऊंगी। तो यहाँ पे ब्याज कितना बनता है अपना 16 रुपये। तो ठीक है, उस महिला ने अपना 16 रुपये ब्याज जमा करवा दिया और किस्त जमा नहीं करवाई। तो अब यहाँ कुछ आएगा क्या? जी हाँ, यहाँ पर हमारी आज की जो आने वाली किस्त थी वो नहीं आई, तो वो किस्त हम दिखाएंगे यहाँ में बकाया में, यानी किस्त राशि हमारी बकाया रह गई है। ठीक है। और अब ऋण की शेष राशि कितनी रह गई, 800 में से मात्र ब्याज आया है, हमारी किस्त नहीं आई है, तो पूरे के पूरे 800 ही यहाँ पर वापस आ जाएंगे शेष ऋण के अंदर और फिर यहाँ पर सदस्य के हस्ताक्षर। ठीक है। इसी प्रकार फिर ये जो सदस्य है तीसरी जो इसकी किस्त आनी चाहिए थी यहाँ पर, अब देखिए हमारे ये जो किस्त बनती है यहाँ पर इस महीने की मांग के अनुसार 10वें महीने में 200 रुपये और 12 रुपये ब्याज बनता है।
तो यहाँ पर कितने पैसे आने चाहिए? 200 रुपये तो ये आने चाहिए और 12 रुपये ब्याज के आने चाहिए। लेकिन इस सदस्य ने पिछले महीने भी किस्त जमा नहीं करवाई थी, तो हमारी मांग कितनी बनती है? 400 रुपये। तारीख 10वें महीने में इस महिला ने अपने 400 रुपये किस्त जमा करवा दी यहाँ पे, और यहाँ पर ब्याज जमा करवाया इसने 16 रुपये। अब थोड़ा देखिए ध्यान से आप लोग, हमारी मांग तो कितनी बन रही थी यहाँ पे? 12 रुपये, लेकिन इस सदस्य ने ब्याज कितना जमा करवाया? 16 रुपये। क्यों? क्योंकि ब्याज हमेशा हमारा शेष राशि पे लगता है। तो यहाँ पे शेष राशि कितनी है? 800 रुपये, क्योंकि इसने पिछले महीने में पैसा जमा नहीं करवाया था। अगर यहाँ पे 200 रुपये जमा करवा देते तो इसका 4 रुपये ब्याज यहाँ पे कम हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसने 4 रुपये ब्याज 200 रुपये जमा नहीं करवाए थे, तो 4 रुपये ब्याज के इसके कम नहीं हुए, जिसके कारण इसको यहाँ पे 16 रुपये पूरे जमा करवाए। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुछ बकाया रहा गया यहाँ पे, क्योंकि इस महीने की किस्त भी आ चुकी है और पिछले महीने की भी आ चुकी है, तो यहाँ बकाया राशि में कुछ भी नहीं आएगा। अब शेष राशि में कितना रह गया? 800 में से 400 गए तो कितना आ गया? 400 रुपये। यहाँ लिख देंगे हम लोग 400 रुपये, ठीक है। अब इसी बीच में इस महिला ने 28/10 को, ठीक है, 28/10 को ये अपना प्लान बनाया हुआ है अपना। इसके हिसाब से अगर ये महिला जो भी दोबारा पैसा लेगी वो हम कहाँ लिखेंगे? इस प्लान के नीचे वाले कॉलम में। तो इस महिला ने 28/10 को फिर से पैसा लिया। कितनी, कौन सा क्रम आ जाएगा यहाँ पे? अब चौथा क्रम आ जाएगा, क्योंकि 3 बार पहले रुक जाए, क्रम संख्या में क्या आएगा? चौथा क्रम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसने लिए हैं 28/10/2013 को अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, अपनी बेटी की फीस जमा करवाने के लिए उसने लिए हैं 200 रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 रुपये, ठीक है। और किस्तों की संख्या उस महिला ने कहा कि मैं इन पैसों को 2 किस्तों में जमा करवाऊंगी, तो यहाँ पे किस्तों की संख्या आ जाएगी 2, ठीक है। अब ये कारण क्या आएगा इसमें? बेटी की पढ़ाई के लिए उसने पैसे लिए हैं। कारण में आगे बेटी की पढ़ाई। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारी जो दिया जो पैसा है वो हमने दिया 28/10 को, तो मांग क्या होगी हमारी? 28/11। यानी 8 तारीख 11 महीने, 28 तारीख 11 महीने में किस्त वापस आ जानी चाहिए। कितना आएगा? 100 रुपये तो किस्त और प्लस ब्याज कितने का लगेगा? 200 रुपये का टोटल ब्याज लगेगा इसमें, 4 रुपये भी आने चाहिए। और इसी के बाद 2 किस्तों में बनाना, तो इसकी भी हम योजना पूरी एक साथ बना लेंगे। तो अगली किस्त कब आनी चाहिए? 28/12/2013, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? 100 + 2 रुपये। ये प्लान बना के अपने को इसमें तैयार कर देना है। जब वो महिला जमा करवाए अपने को इसमें कर देना है। तो इस प्रकार से हमको इसमें प्रविष्टि करनी है। तो चलिए दोस्तों, अब हमने छोटा ऋण तो समझ लिया, अब हम समझते हैं बड़ा ऋण। तो बड़ा ऋण जो हमारी किताबों में पहले से छपा हुआ है, अपने को उसमें कुछ नहीं करना होता, तो लेकिन हम इसमें प्रविष्टि करना सीखेंगे किस प्रकार से एंट्री करते हैं। तो ये नमूना देखिए एक बार, बड़ा ऋण का जो नमूना होता है, इसमें सबसे ऊपर लिखा होता है सदस्य का नाम, यानी जो सदस्य पैसा ले रही है उस सदस्य का नाम। दूसरा होता है नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या। हमारे जो चौथे नंबर की पुस्तक होती है नगद पुस्तक संख्या, तो उसकी जो पृष्ठ संख्या अपने को यहाँ पे लिखनी है कि हमने उस पुस्तक के कौन से पृष्ठ पे इस ऋण की प्रविष्टि की है, वो लिखनी है। उसके बाद में ऋण देने की तारीख, यानी उस महिला को जो ऋण दिया गया है वो कौन सी तारीख को कौन से महीने में दिया गया है। कुल ऋण की राशि, यानी उस महिला को कुल कितना ऋण दिया गया है। उसके बाद में आता है पति का नाम, यानी उस महिला के पति का नाम क्या है वो वहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में आएगी ब्याज दर, यानी समूह ने कौन सी ब्याज दर तय की गई है, 2 रुपये प्रति सैकड़ा है या 1.5 रुपये प्रति सैकड़ा है या 1 रुपये प्रति सैकड़ा है, वो ब्याज की दर हमको यहाँ पर लिखनी होती है। उसके बाद में आता है ऋण की ज़रूरत, यानी वो महिला किस कारण वो ऋण ले रही है। उसके बाद में किस्तों की संख्या, यानी वो महिला उस लिए हुए ऋण को कितने महीनों में वापस करेगी, यानी कितनी किस्तों में वापस करेगी। उसके बाद में आता है किस्त की राशि, यानी अगर वो महिला कितने महीनों में करवा रही है तो उसकी किस्त की राशि, मासिक किस्त जो वो देगी वो कितनी होगी। और यहाँ पे आता है कि
मासिक जो उसकी किस्त होगी वो मासिक होगी या कैसी होगी, तो वो भी अपने को यहाँ पे लिखना होता है। वहाँ लिखते हैं अपन लोग मासिक, जो महीने में करते हैं वापस। उसके बाद में आता है, यहाँ नीचे लिखा होता है समूह की कार्यवाही के अनुसार ऋण के सारे नियमों का पालन करते हुए मांग के अनुसार ऋण वापस करूंगी। ये शब्द जो है वो किसके द्वारा कहे माने जाते हैं? ऋण लेने वाले सदस्य के द्वारा। और ये सदस्य इस बात को मानते हुए यहाँ पे एक रिवेन्यू टिकट लगाया जाता है, जो अपने बाजार सब मिल जाता है आराम से अपने को वहाँ से। तो रिवेन्यू टिकट लगाकर, और यहाँ पे रिवेन्यू टिकट लगाकर उस सदस्य के उस पर हस्ताक्षर हमें करवाने होते हैं, जिससे कि ये पता चले कि उस सदस्य ने इस शर्त को, हमारे शर्त को माना है और हमारे पास एक प्रूफ होता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि यहाँ रिवेन्यू टिकट अवश्य लगाना है और उस पर सदस्य के हस्ताक्षर भी करवाने हैं। अब आता है हमारे ऋण के कॉलम। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो बड़ा ऋण है इसमें कॉलम होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। कुल टोटल कॉलम है इसमें 14। और ये जो हमारा विवरण तैयार किया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 भागों में इसको सारणी को बांटा गया है। तो पहला जो है सारणी का जो भाग है इसमें कॉलम है वो है किस्तों की संख्या। यहाँ पर हम लिखते हैं किस्तों का विवरण। दूसरा जो कॉलम है हमारा सारणी का वो है वापसी मांग, यानी सदस्य को जो ऋण दिया गया है उसकी हमारे समूह के द्वारा मांग क्या होगी, किस प्रकार से समूह से मांग करेगा, उसका विवरण इसमें 3 भागों में लिया जाता है। दिनांक, यानी वो सदस्य ने जो पैसा लिया है वो कौन सी दिनांक को वापस करना चाहिए समूह के हिसाब से, और कितनी किस्त वापस करेगा और कितना ब्याज वापस करेगा। तीसरे नंबर पे जो कॉलम है बकाया के साथ मांग। इस कॉलम को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहले में होता है किस्त, दूसरे में है ब्याज। यानी पिछले महीने तक जो बकाया था और इस महीने का जो मिलाकर जो मांग राशि है वो कितनी हमारी बनती है वो इसमें प्रविष्टि की जाती है। उसके बाद में है वापसी का विवरण, यानी सदस्य द्वारा जो किस्त ब्याज वापसी किया जाएगा वो कौन सी तिथि को किया जाएगा, कितनी किस्त की जाएगी और कितना ब्याज किया जाएगा और कितना दोनों मिला के कुल कितना पैसा सदस्य द्वारा दिया गया है, उसका विवरण इसमें लिखा जाएगा। इसको 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद में है 5वें नंबर का जो कॉलम है उसमें आएगा बकाया। बकाया का मतलब होता है इस महीने में जो पैसा आ जाना चाहिए था और वो नहीं आया है। अगर सदस्य द्वारा किस्त जमा नहीं करवाई जाती है तो उसको हम यहाँ इस बकाया में लिखते हैं। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, किस्त अलग और ब्याज अलग। उसके बाद में 6वां नंबर का जो कॉलम है उसमें आएगा शेष ऋण राशि, यानी 13वें नंबर का है लेकिन 6वां भाग है इसका हमारे सारणी का। तो यहाँ पे लिखेंगे शेष ऋण राशि, यानी सदस्य के किस्त चुकाने के बाद उसमें शेष ऋण कितना रह गया है। उसके बाद में यहाँ पे आएगी नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या, यानी सदस्य द्वारा जमा कराई गई किस्त का विवरण हमने नगद पुस्तक में कौन से पृष्ठ की संख्या पर लिखा गया है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब एक बार उदाहरण के साथ हम इसको नमूने को समझते हैं कि भाई किस प्रकार से हमको प्रविष्टि इसमें करनी है। जैसे सदस्य का नाम यहाँ पे मैंने लिखा है, सदस्य का नाम मान लीजिए मीरा देवी है और इस पुस्तक को जो ऋण को है नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या वो है 10 नंबर पेज पे हमने इसकी ऋण की प्रविष्टि करी है। और ऋण देने की जो तारीख है वो है 15/10/2019 और कुल ऋण की राशि है 15,000 रुपये। और इनके पति का जो नाम है वो है कमलेश और ब्याज दर है वो है 24% यानी 2 रुपये प्रति सैकड़ा। और ऋण की जरूरत है जो इन्होंने लिया है पैसा आटा चक्की खरीदने के लिए, और ये इन पैसों को 15 किस्तों में चुकाएंगी। किस्त की राशि होगी 1,000 रुपये। उसके बाद में यहाँ पर रिवेन्यू टिकट लगाकर सदस्य के हस्ताक्षर हमें अवश्य करवाने हैं, जैसे पैसा उनके हाथ में दिया जाता है। उसके बाद में अब यहाँ पे आता है हमारा किस्त वापसी का विवरण में किस प्रकार से हमको सदस्य से किस्त लेना है। तो देने का विवरण तो हमने सारा ऊपर लिखा गया है, नीचे में जो विवरण आएगा वो सिर्फ वापसी का ही विवरण आएगा। इसके अंदर देने का सारा विवरण पैसे का यहाँ पे लिखा गया है। तो समूह की जो मांग बनती थी, देखिए वापसी का मांग जो का विवरण था वो था 15/10 को दिया गया था। समूह के द्वारा मांग बनती है 15 तारीख 11 महीना 2019 को 1,000 रुपये किस्त और 300 रुपये ब्याज, ये समूह के द्वारा इसकी मांग बनती थी। ठीक है।
तो अब इन्होंने यहाँ पर जबकि पहली किस्त है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, बकाया के साथ मांग। तो हम यहाँ पे सिर्फ जो हमारी जो मांग बनती है वही अपने को यहाँ पे लिखनी है। 1300 रुपये हमारा ब्याज मांग बनती है। अब हम इसमें वापस कितना कर रहे हैं, तो सबसे पहले आएगी यहाँ पर दिनांक, तो सदस्य को जमा करवा रही है। तो इस सदस्य ने 12/11/2019 को 1000 रुपये किस्त जमा करवाई और 300 रुपये ब्याज जमा करवाया। कुल करवाए इस सदस्य ने 1300 रुपये जमा। इस प्रकार से इसमें लिख देंगे। उसके बाद में बकाया किस्त। अब बकाया का मतलब हमने आपको पहले भी समझाया था कि मांग के अनुसार जो किस्त आनी चाहिए थी वो नहीं आती है, तो वो किस्त की राशि किस्त में और ब्याज की राशि ब्याज में लिखी जाती है। लेकिन यहाँ इस सदस्य ने किस्त भी जमा करवा दी है और ब्याज भी जमा करवा दिया है, तो बकाया में यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। शेष ऋण कितना रह गया है? अब 15,000 में से इस सदस्य ने 1,000 जमा करवा दिए, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे? 14,000। शेष ऋण में आ जाएंगे 14,000। लास्ट में बचा है नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या। तो देखिए दोस्तों, नगद पुस्तक जो हमारी होती है उसके अंदर एक पेज के अंदर एक ही बैठक लिखी जाती है। तो पिछले महीने में जो पैसा दिया गया था वो 10वें नंबर पे था और अगले महीने जो आया वो आ गया इसका 11वां नंबर, यानी नगद पुस्तक संख्या आ गई 11वां। और यहाँ पे सिर्फ अपन एक उदाहरण देके समझा रहे हैं, अपने को वहाँ पर वही संख्या लिखनी है जो अपन ने वहाँ पे नगद पुस्तक पृष्ठ में लिखी हुई है, वही संख्या अपने को वहाँ पे लिखनी है। इसी प्रकार दूसरे नंबर की जो किस्त बनती है सदस्य की वो बनती है 15/12/2019 को 1000 रुपये किस्त और शेष राशि का ब्याज बनता है 280 रुपये। ये हमारी मांग बनती है। तो अब यहाँ पर भी हमारा सदस्य कुछ बकाया नहीं था, तो जो भी है असल है वही राशि अपने यहाँ पर भी आ जाएगी बकाया के साथ, या जो भी असल है हमारी मांग बनती है मात्र 1000 रुपये। ठीक है, तो 1000 रुपये मात्र हमारी मांग बनी है और ब्याज कितना बन रहा है अपने यहाँ पे? 280 रुपये। तो वापसी का जो विवरण है वो इस महिला ने इस बार पैसा जमा करवाया अपना यहाँ पे 14/12/2019 को 1000 रुपये किस्त जमा करवाई है और 280 रुपये ब्याज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1280 रुपये कुल जमा करवाए इस महिला ने। अब यहाँ पे भी इस महिला ने अपनी किस्त जमा करवा दी है, तो बकाया में कुछ भी नहीं आएगा और ब्याज में भी कुछ नहीं आएगा। शेष रहेगा यहाँ पे 13,000 रुपये और ये जो राशि है वो आ जाएगी अपने यहाँ पे पेज नंबर 13 में। ठीक है, अब जो तीसरी किस्त है वो इस सदस्य की 15 तारीख जनवरी 2020 में 1000 रुपये किस्त आनी चाहिए थी और 260 रुपये ब्याज आना चाहिए था। अब यहाँ पर ये महिला जो है टोटल ही 1000 रुपये लेके आई कि मेरे पास तो 1000 ही है, इसमें आप असल जो है जमा कर लो, ब्याज जो है वो जमा कर लो। तो सबसे पहले हमारी जो पुस्तक संचालक की जो जिम्मेदारी बनती है कि कभी भी कोई भी सदस्य जो पैसा लेके आती है उसमें सबसे पहले अपने को उसका ब्याज जमा करना होता है। तो ये महिला कितना लेके आई? टोटल 1000 रुपये। तो टोटल महिला लिया 1000 रुपये। अब इस 1000 में से ब्याज कितना बनता है हमारा? 260 रुपये। तो सबसे पहले हम क्या काटेंगे? अपना 260 रुपये। अब कितना बच गया हमारा? 740 रुपये। सदस्य के पास शेष बचे 740 रुपये। वो 740 रुपये हम वहाँ पे उसका असल में जमा कर देंगे। इस प्रकार से हमारे को उसमें प्रविष्टि करनी है। अब मांग कितनी थी हमारी यहाँ पे? 1000 रुपये किस्त की। इसमें से कितना आया? 740 रुपये। तो अब इसमें से कुछ बकाया रहा क्या अपना? यानी 260 रुपये हमारे कम आए यहाँ पे। इसमें से 1000 में से आना चाहिए थे और आए कितने हमारे पास? 740 रुपये। तो जो 260 रुपये कम पड़े वो हम लिख देंगे बकाया के अंदर। वो राशि आ गई हमारी बकाया राशि में। और ब्याज है वो ब्याज इस महिला ने पूरा जमा करवा दिया है, तो ब्याज इसमें देश कर देंगे, यानी ब्याज बकाया नहीं रहा है। और अब शेष ऋण कितना रह गया है? 13,000 में से 740 रुपये अपन इसमें घटा देंगे। तो अब हमारा रह गया है यहाँ पे 12,260 रुपये। 12,260 रुपये हमारा यहाँ पे बाकी।
तो ये क्या शेष ऋण जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार हमको इसमें प्रविष्टि करनी है। अब इसमें जो कुछ चीज़ें ध्यान रखने योग्य होती हैं हमारी, कि जैसे हमने छोटे ऋण में लिखा था कि एक ही ऋण खत्म हुआ और उसके बाद में अपने दूसरे प्लान के बाद में दूसरा ऋण चढ़ा दिया, तो वो इस ऋण के अंदर अपने को ऐसा नहीं करना है। ये बड़ा ऋण एक पेज पे एक ही ऋण लिखा जाता है। अगर नीचे जो जगह खाली रहती है तो अपन उसको खाली ही छोड़ना है, उस पेज पे हमको नया ऋण नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि एक तो ये हो गया कि अपने को नए पेज पे लिखना है, ठीक है, ये हमारी। तो अगले महीने में हम इसको किस प्रकार से मांग हमारी बनेगी, तो इस अगले महीने में यानी फरवरी के महीने में हमारी मांग बनती है, समूह की मांग बनती है 1000 रुपये किश्त, 240 रुपये ब्याज। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मांग थी हमारी 1000 रुपये और 260। अब फरवरी के माह में जो मांग बनती है हमारी 1000 रुपये किश्त है, 240 रुपये ब्याज है। तो यहाँ पर जो किस्त आनी चाहिए हमारी कितनी आनी चाहिए, 1000, लेकिन हमारे वहाँ पे 260 रुपये बकाया चल रहा है। तो पिछले महीने का बकाया और इस महीने का बकाया दोनों जोड़ के कितना हो गया, 1260 रुपये। यानी बकाया के साथ हमारी मांग कितनी बन गई, अब 1260 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे, मांग में आ जाएंगे 1260 रुपये। और ब्याज क्या आएगा, वो आएगा शेष राशि का, ठीक है। तो वो अब आ जाएगा इसके अंदर अपने 5 रुपये और एक्स्ट्रा इसमें ब्याज के बन जाएंगे, वो आ जाएगा 245 रुपये। ब्याज हो गया अपना 245, क्योंकि यहाँ पर इसका शेष राशि का ब्याज लगेगा, तो 240 इसके और 250 इसका ब्याज हो गया 5 रुपये। तो इस महीने की मांग बन गई है 245 रुपये ब्याज। ठीक है। अब इस सदस्य ने यहाँ पर अपनी जितनी किस्त की मांग बनती थी और जितना ब्याज मांग बनता था वो पूरा पूरा जमा करवा दिया। ये इसने करवाया है 11/2/2020 को 1260 रुपये किस्त जमा करवा दी है और 245 रुपये ब्याज जमा करवा दिया है। कुल जमा करवाया इन्होंने 1505 रुपये। 1505 रुपये इसने टोटल जमा करवाया, 1260 किस्त जमा करवाई और 245 रुपये ब्याज जमा करवाया। अब यहाँ पे इसकी कोई किस्त बकाया रही क्या, नहीं रही, क्योंकि इन्होंने बकाया के साथ पूरी जो मांग बनी वो जमा करवा दी है और ना ही इनका कोई ब्याज बकाया रहा है। और अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें से 12,260 इसने जमा करा थे, यहाँ रहेगा इनका 11,000 रुपये, शेष ऋण रहेगा इनका 11,000 रुपये। इस प्रकार से हमारे को इसमें एंट्री करनी है। सबसे पहले इसमें ध्यान रखने बात यही है कि हमें कोई भी सदस्य अगर पैसा जमा करवाता है तो सबसे पहले जो असल पैसा आता है उसमें से सबसे पहले अपने को ब्याज काटना है, बाकी का जो पैसा बचता है वही राशि अपने को किस्तों में जमा करनी है। दूसरी चीज़, एक पेज पे एक ही ऋण लिखना है, दूसरे ऋण का इस पे विवरण नहीं लिखना है। जिस प्रकार तो और छोटे ऋण के अंदर हम नीचे लिख देते हैं, दूसरे ऋण का एंट्री करते हैं, वो अपने को इसमें नहीं करनी है। तो इन चीज़ों को अपने को लिखते समय ध्यान में रखना है इसके अंदर।